हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये फार्मूला सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ भाई। देखिए, इसका मेरा मेन पर्पस क्या है, एक तो वन शॉट लेक्चर होते हैं जिसमें वन शॉट में हम लोग पूरी थ्योरी भी कवर करते हैं और नॉट जस्ट थ्योरी, उसमें हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस भी लेते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मेंस के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको एक बार फार्मूलेज की हमें बहुत बार नॉलेज नहीं होती है। जैसे थर्मोडाइनेमिक की अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल वर्क डन के लिए आइसोथर्मल में अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट की है। इस फार्मूला सीरीज के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि कोई पर्टिकुलर फार्मूला कहाँ यूज हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है। तो इट विल बी अ वन काइंड ऑफ वन शॉट और बहुत कॉम्पैक्ट वे में होगा एंड आई होप यू गाइज आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए मैंने ये ली ए, थोड़ा सा इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लेते हैं, प्लस बी, राइट, एंड सपोज इफ इट गिव्स यू सी एंड डी। तो देखिए, इसी को हम लोग इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/a/dA/dt। डी की जगह हम लोग डेल्टा भी रख सकते हैं, राइट, डी की जगह हम लोग डेल्टा भी रख सकते हैं। एंड जस्ट मिनट, फिर अगर मैं बात करूं तो वी कैन ऑल्सो हैव लाइक 1/b dB/dt। इट कैन बी 1/c dC/dt। इट कैन बी 1/d dd/dt। आई होप नाउ यू आर गेटिंग। तो देखिए, ये आपका तरीका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का किसी भी इंस्टेंट पर। और अगर आपको ऑर्डर की टर्म्स में दिया है m रेज टू द पावर और b रेज टू द पावर n, तो m प्लस n आपका क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और n क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, राइट। तो देखिए, यहाँ पर और एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो m और n है, वैल्यूज ऑफ m एंड n कैन बी एनीथिंग। अब ये एनीथिंग से क्या मतलब है, m and n can have integral value, they can have positive value, they can have negative value। तो ऐसा नहीं है कि सर क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, नहीं भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है, राइट। और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी जो यूनिट्स हो सकती हैं वो मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकती है, या अगर एटमॉस्फेयर की टर्म्स में है तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स हो सकता है। मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। नॉर्मली इनमें रखा जाता है, डिपेंडिंग आप लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं या पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। तो यहीं पर एक और रिलेशन भी आ जाता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, मोल्स ऑफ ए बाय वी इंटू आर टी। तो मोल्स ऑफ ए बाय वी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो आप कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर को इस तरीके से लिख सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट डज दैट मीन, मोल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है? तो एवरेज मैंने आपको बता दिया, इंस्टेंटेनियस बता दिया, और मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बता दिया कि जो ऑर्डर होता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा? नहीं, रिएक्शन का ऑर्डर चेंज भी किया जा सकता है, राइट। ये सारी बातें हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ भाई। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब अगर मैं बोलूँ जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या क्या एक्सप्रेशंस होती हैं। जैसे अगर मैंने ए से बी लिखा और ये जीरो ऑर्डर है, तो सबसे पहली एक्सप्रेशन तो ए टी क्या होगी, ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ए नॉट क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और टी आपका टाइम है। अगर हाफ लाइफ निकालना है तो ए टी को ए नॉट बाई टी रख दीजिए। तो जैसे ही आप ये रखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k। तो जो आपकी हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ लाइफ आपको निकालनी आ गई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता पड़ गया। अब कोई आपसे पूछे कि भाई कंप्लीशन टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए टी कंप्लीशन विल बी इक्वल टू व्हाट, जस्ट आप ए टी को ज़ीरो रख दो तो इट विल बी ए नॉट अपॉन के। तो जस्ट आप रिलेशन देखिए, हाफ लाइफ और टी कंप्लीशन में रिलेशन क्या है, इधर देखिए। अगर मैं यहाँ रिलेशन बताता हूँ तो टी कंप्लीशन विल बी ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। तो ये सारे रिलेशन जीरो ऑर्डर के लिए होंगे। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी रिलेशन याद करने पड़ेंगे भी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिलेशन क्या है, ज़रा उनको देख लेते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, सो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहली बात तो ये है कि जीरो ऑर्डर का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो फाइनाइट होगा, यानी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर आपका ए से बी अगर मैंने रिएक्शन ले ली तो के टी क्या होता है, एल एन ए नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए टी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स और ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, जब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट अवेलेबल है, ठीक। तो यहाँ से अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ क्या होगी, ए टी को ए नॉट बाई टू रख दीजिए, इट इज एल एन टू बाय के। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो आपकी हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, वो इस पर डिपेंड नहीं करती, मैंने इसकी वैल्यू जीरो रखी है, इंडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई पूछे भाई कंप्लीशन टाइम क्या होगा सर, तो कंप्लीशन टाइम इसका होगा इनफाइनाइट। तो यानी आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर की सारी कहानियाँ बता दी। इसमें एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, एवरेज टाइम क्या होता है, तो 1 के ए या के को आप एवरेज टाइम बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए या के आर, राइट। तो अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा भाई, कम से कम ये आपको याद ही रहना चाहिए 0, 1 और 2 के लिए एक्सप्रेशंस। तो सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन ये होती है 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू के ए इंटू टी, राइट। तो अगर हाफ लाइफ की मैं बात करूं तो ए टी की जगह यहाँ पर a0/2 रख दीजिए, तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, जैसे ही a0/2 रखा तो 1/ka इंटू a0, ये आपका हाफ लाइफ हो गया। तो कंप्लीशन टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही आप ए टी को जीरो रखेंगे ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो टी कंप्लीशन इनफाइनाइट। तो अब ये एक इंटरेस्टिंग बात आई कि सर टी कंप्लीशन इनफाइनाइट आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में भी इनफाइनाइट आ रहा था, और जीरो ऑर्डर में जो टी कंप्लीशन है वो फाइनाइट है। तो सर ऐसे तो कुछ भी पूछ लिया जाएगा, मुझे कैसे कंप्लीशन टाइम का मुझे कैसे पता लगेगा, हाउ विल आई डिटरमाइन द कंप्लीशन टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीशन टाइम और इन सारी चीज़ों को आप कैसे बताओगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, टी हाफ की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट और जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, याद है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वाई इट इज गोइंग ऑन, वाई एट ऑल इट इज गोइंग ऑन। तो जरा इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट किया जा सकता है nth ऑर्डर से। तो मैं nth ऑर्डर की एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ए टी एन माइनस 1/a0 n-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू के ए इंटू टी, बस हो गया काम। तो अगर आपको यहाँ हाफ लाइफ निकालना है तो ये हाफ लाइफ क्या आ जाएगा, n-1 के ए इंटू टी हाफ, तो 2 n-1 ओवर a0 n-1। तो यहाँ देखिए जो आपका टी हाफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 1 ऊपर वाली टर्म तो कांस्टेंट हो गई। अब देखिए n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए n को 1 रख दो, तो फॉर जीरो ऑर्डर इफ आई टॉक, तो जीरो ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 रखी जीरो ऑर्डर के लिए, तो आपका टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा a0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा, n की वैल्यू 0 रख दो, इंडिपेंडेंट सेकंड, तो ये जनरल फार्मूला हो गया। फिर दूसरा यहीं से मैं बता देता हूँ कि अगर कोई आपसे फिर पूछता है कि भाई कंप्लीशन टाइम का फंडा बताओ मुझे, तो कंप्लीशन टाइम आप यहाँ से याद रख सकते हो, इससे ड्राइव भी किया जा सकता है। कंप्लीशन टाइम अगर आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 से छोटा है तो कंप्लीशन टाइम फाइनाइट होगा।
अगर आपका n ग्रेटर देन 1 है तो कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होगा। तो ये कंप्लीशन टाइम का फंडा होगा। बोलो भाई अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो, डू यू हैव एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो डाउट। तो अब कंप्लीशन टाइम भी आपको पता पड़ गया, हाफ लाइफ का पता पड़ गया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब को करने के बाद अब मैं अपने अगले पॉइंट पर आता हूँ, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन, तो व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? तो देखिए भाई, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है। तो के क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर आपका जो के है ये रेट कांस्टेंट है। ए को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो रेट कांस्टेंट है, इसी का नाम वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ए को हम लोग नाम दे देते हैं, चेंज कर लेता हूँ कलर, ए को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? आर्हेनियस कांस्टेंट। और क्या नाम दे देते हैं हम ए को? तो आर्हेनियस कांस्टेंट हो गया प्री एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट से पहले का, राइट, एक्सपोनेंशियल जो पार्ट आपको दे रखा है उससे पहले का, तो प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया भाई, राइट। तो ए के बारे में अब आपको चीज़ें पता पड़ गई हैं, ये आपको पता पड़ गया है। ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी भी दो तरीके की हो सकती है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। तो अक्सर हम ऐसा ग्राफ बनाते थे, अगर आपको याद हो, इस ग्राफ में हम लोग क्या करते थे, ये एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती थी, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती थी। तो अगर आपको रिएक्टेंट से मैं हट जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिफरेंस है ये ई एफ एन कहलाता था, और ये ई ए बी कहलाता था। तो ई ए बी आपको ये दिखेगा। तो ई ए बी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ई एफ क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जो डेल्टा एच जो होता है दैट इज ई बी माइनस ई आर। और क्या हो सकता था? ई बी माइनस ई आर के अलावा और क्या हो सकता है? ये ई ए एफ माइनस ई ए बी। तो ये आपका होगा डेल्टा एच, राइट। तो देख लीजिए भाई ये ग्राफ, ये अक्सर हम लोग करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे क्या ले लेता हूँ? रिएक्शन प्रोग्रेस। नीचे मैं क्या ले लेता हूँ भाई? रिएक्शन प्रोग्रेस। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भी। तो एक मिनट रुकिए। तो अब इसी में इसके बारे में मैंने बता दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो के है और जो ए है, यहाँ के तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है यार, लेकिन ए और ई ए ये दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात लिख लीजिए। ए एंड ई ए आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पॉइंट नंबर 1। तो अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो के क्या है? ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो एल एन के क्या होगा? एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो गया। तो एल एन ए और माइनस ई ए बाई आर टी का अगर मैं कह रहा हूँ तो अलग अलग टेम्परेचर पे ए और ई ए तो सेम ही रहने वाला है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रिलेशनशिप आती है और जिसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, एल एन के टी टू ओवर के टी वन, ई ए बाई आर T2 माइनस T1 T1 T2। हो गया क्या? मेरे हिसाब से अब आपका ये पॉइंट क्लियर है भाई एकदम। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो अब आपको रिलेशनशिप पता पड़ गई कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा। ये वाली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ग्राफ बताने में, राइट। तो डेल्टा एच मैंने आपको बताया अभी अभी क्या होता है। तो यहाँ ये वाली जो टर्म थी दिस वॉज डेल्टा एच, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स बताया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बताया।
तो लगभग ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो इस टॉपिक में बार बार यूज होते हैं। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे बहुत बार पूछा जाता है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स है भाई, मोलर पर सेकेंड, या मोलर को आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर अगर प्रेशर की टर्म में है तो एटीएम सेकेंड इनवर्स। ये 3 चीज होगी। ये तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपको के की यूनिट के बारे में मैं बात करूं, तो मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर एन। तो रेट क्या होगा, मोल सेकेंड इनवर्स के इंटू मोलर रेज टू द पावर एन। तो के की यूनिट क्या होंगी, m 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान से देखिए, जो के की यूनिट है वो n पर डिपेंड कर रही है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो के की यूनिट क्या होंगी, m सेकेंड इनवर्स। अगर वो 1 है तो के की यूनिट क्या होंगी, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग होंगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप देख सकते हैं के की यूनिट्स अलग है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होंगी, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 2, तो k विल बी व्हाट, k विल बी व्हाट, देन k विल बी m इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मुझे लगता है अब ये चीज़ें आपकी हो गई हैं भाई, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ गई हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो यहाँ के बाद हम और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स पूछी जाती हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, मैंने जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सारी चीज़ें अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की हैं। और अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मतलब मैकेनिज्म वाला पार्ट है, वो जेईई मेंस के सिलेबस का पार्ट तो है, लेकिन जी एडवांस का नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी इससे सॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग पढ़ लेना, एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, उसमें स्पेशली आता है डिटर्मिनेशन ऑफ के यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मुझे लगता है केमिकल काइनेटिक्स हमने सारा कवर कर लिया है। और अगर आप तीव्रा चैनल को, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल तीव्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेंगे। मैं जो भी लेक्चर, जो भी क्लास लूँगा, सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। इस सीरीज़ का मेरा पर्पज़ भी यही है कि आप लोग जो मार्च और अप्रैल में दे रहे हैं तो कम से कम आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए, राइट। तो मैं बहुत बड़े नहीं, छोटी छोटी ऐसी क्लासें लूँगा, एंड आई होप यू पीपल विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दीज क्लासेस। सो कीप ऑन liking us, subscribing us, and I will keep on providing you such fantastic courses. So आज के लिए फिर इतना ही बहुत है भाई, थैंक यू।